नमस्ते बंधुओं, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अभिष्ट भारत पर। आज हम बात करेंगे देश में वन नेशन वन इलेक्शन के विषय में, एक राष्ट्र एक चुनाव, जिसकी चर्चा बहुत ज़ोरों से चल रही है। और ये चर्चा और तेज़ी से तब बढ़ गई जब 3 सितंबर को अनाउंसमेंट हो गई कि जी हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में 8 सदस्यों की एक कमेटी बना दी गई वन नेशन वन इलेक्शन पर, और ये काम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाने का प्रयास करने लगे। और इन 8 कमेटियों में गृह मंत्री अमित शाह को ले लिया गया, पूर्व राज्यसभा सदस्य गुलाम नबी आज़ाद को ले लिया गया, कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी को रख दिया गया है उसमें, और NK सिंह जो पूर्व वित्त सचिव थे उनको ले लिया गया। हमारे देश के वरिष्ठ संविधान वेत्ता सुभाष कश्यप को उसमें रखा गया है। देश के प्रकांड विद्वान सीनियर डेजिग्नेटेड जो एडवोकेट हैं हरीश साल्वे जी, उनको रखा गया है। संजय कोठारी जी पूर्व विजिलेंस के जो चीफ थे उनको रखा गया, और हमारे कानून मंत्री अजीत मेघवाल जी को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में रख दिया गया है। और ये कमेटी काम करना शुरू कर दी। और इससे बड़ा बवाल तब हुआ जब केंद्रीय सरकार ने, मोदी सरकार ने विशेष संसद सत्र बुला लिया 18 से 24 सितंबर तक के लिए, और कहा जा रहा है कि इसी सत्र में वन नेशन वन इलेक्शन का जो विधेयक है उसे रखा जाएगा, उसे पास भी कराया जाएगा। हो सकता है कि आने वाला चुनाव एक साथ ही हो पूरे देश का, और ये पहली बार नहीं हो रहा है। इसके विषय में हम बात करेंगे आगे, और ये भी बताएंगे इसके फ़ायदे और नुकसान क्या है। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो इसको कर लें। इसको बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं जिससे कि आपको हमारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो हम शुरू करते हैं कि हमारे देश में, भारतवर्ष में चुनाव 3 स्तर पर होता है, 3 स्तर पर माना जाता है। एक तो माना जाता है सेंट्रल का चुनाव जो लोकसभा होता है, दूसरा विधानसभा के स्तर पर चुनाव माना जाता है, और तीसरा होता है जो लोकल बॉडीज़ का चुनाव होता है, जैसे ग्राम पंचायत का चुनाव या जिला पंचायत का या नगर पालिकाओं का चुनाव। शहर में रह रहे हैं तो नगर पालिकाएँ हैं, ग्रामीण पर क्षेत्र में रह रहे हैं तो वहाँ पे ग्राम पंचायत का चुनाव। 3 स्तरों पे चुनाव होता है, और ये सारे चुनाव एक साथ कराने का नाम है वन नेशन वन इलेक्शन। क्या यह पहली बार हो रहा है इस देश में? क्या पहले ऐसा होता था कभी हमारे देश में? तो इसके विषय में हमें जानना चाहिए कि हमारे देश में जब संविधान सभा निर्मित हुई और हमारे देश का जो स्वतंत्रता के बाद पहला चुनाव हुआ 1991 में, और लोकसभा का और विधानसभाओं का एक साथ चुनाव हुआ। उसके बाद दूसरा चुनाव जो इस देश में हुआ 1957, उस समय भी एक साथ ही चुनाव हुआ। यहाँ तक कि जब 1962 में चुनाव हुआ तो उस समय भी लोकसभा का और विधानसभाओं का, जितने राज्य थे सारी विधानसभाओं का चुनाव एक साथ हुआ था। 1967 में भी एक साथ ही चुनाव हुआ था इस देश में। लेकिन इसके बाद इंदिरा गांधी के नेतृत्व में जब 1971 में चुनाव हुआ तो मामला ख़राब हो गया। उस समय तक 356 का आधार लेके इंदिरा गांधी ने कई स्टेट की सरकारों को गिरा दिया था। उस समय तक ऐसा माहौल बनने लगा था कि कई प्रदेशों में गैर कांग्रेसी सरकारें जीतने लगी थीं। उस समय इंदिरा गांधी ने सबसे पहले 1969 में केरला की सरकार को गिरा दिया, कम्युनिस्ट सरकार, और उसके बाद तो जैसे तांता ही लग गया। जो सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल में जो भी गवर्नमेंट रहती थी ज़्यादातर कांग्रेस की रही है, तो इसने 356 का इतना दुरुपयोग किया कि वो एक तरह से इतिहास बन गया। आपको ये पता ही होगा कि जब एक बार कांग्रेस सत्ता से बाहर चली गई और 1980 में दोबारा इंदिरा गांधी फुल मेजॉरिटी के साथ सेंट्रल में आई, तो उन्होंने 7 प्रदेशों में जहां पे गैर कांग्रेसी सरकारें थी एक साथ गिरा दी। इसके बाद से प्रदेशों का चुनाव लगभग अलग ही होने लगा और सेंट्रल का चुनाव अलग होता था। इससे जो सरकार का कहना है, जो वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में जो कहते हैं, जो बातें रखी जाती हैं, उसमें सबसे प्रमुख बात है गवर्नमेंट 5 साल जो भी सत्ता में आ जाए, सेंट्रल में चाहे स्टेट में, वो कहीं न कहीं के इलेक्शन होते ही रहते हैं और उसमें इन्वॉल्व रहना पड़ता है। प्रदेश सरकारों को वहाँ के लोकल चुनाव में, नगर पालिका, ग्राम पंचायत, सब जगह इन्वॉल्वमेंट रहती है।
उसी तरह सेंट्रल गवर्नमेंट को जितनी स्टेट्स हैं सब में चुनाव अलग अलग महीनों में होते रहते हैं। साल में कम से कम 5-7 स्टेट्स में चुनाव होते हैं। हर जगह इनको दिमाग लगाना पड़ता है। इसमें हर जगह पैसे तो खर्च होते हैं, वो सेकेंडरी चीज़ है। इसमें सबसे प्राइमरी चीज़ है गवर्नेंस की। गवर्नेंस में सबसे ज़्यादा जो सरकारी कर्मचारियों का दुरुपयोग बार बार होता रहता है वो, प्लस इसमें जब चुनाव आचार संहिता लग जाती है तो सरकार कोई भी नई स्कीम नहीं ले आ सकती। उसकी सारी स्कीम्स पैरालिसिस हो जाती है स्कीम्स पे, वो कुछ भी नया काम नहीं कर सकती। इस तरह से हमारे देश का विकास अवरुद्ध हो जाता है या रुक जाता है। जहाँ तक फाइनेंस की बात है, खर्चे की बात है, चुनावी खर्चे की, 2004 के चुनाव में सरकार का 1400 करोड़ रुपया खर्च हुआ था, जो सरकार का खर्चा है। कैंडिडेट्स का खर्चा नहीं जोड़ा जा रहा है अभी, सरकार जो खर्च करती है तंत्र पे उसकी बात कर रहा हूँ। और 2014 में ये बढ़ के 3870 करोड़ रुपया हो गया। यही आंकड़ा 2019 में 6500 करोड़ पहुँच गया। लेकिन अगर कैंडिडेट्स का पैसा मिला लिया जाए इन आंकड़ों में, ये तो सरकार के खर्च हैं। और एक कैंडिडेट लोकसभा में, एक कैंडिडेट का अगर आप मिनिमम कम से कम 8-10 करोड़ रुपया खर्च करता है एक कैंडिडेट, उसका आप कैलकुलेट कर लें तो वैसे तो रफली जो सरकार अनुमति देती है 1 करोड़ तक खर्च करने की, उसके हिसाब से जो आंकड़ा बनता है वो 60 करोड़ का बनता है। 60,000 करोड़ रुपया एक इलेक्शन में लोकसभा में 2019 में खर्च हुआ। ये सरकारी आंकड़े हैं, लेकिन प्राइवेट में इससे कई गुना ज़्यादा खर्च होता है देश का। अब बात यह है कि इस पैसे को बचाना है तो एक साथ इलेक्शन करा दिया जाए। तो इसमें चुनाव आयोग ने अपना जो एक रिपोर्ट में बताया है 3400 करोड़ रुपए में ये पूरे देश का इलेक्शन, तीनों स्तरों का इलेक्शन, सेंट्रल का मतलब लोकसभा का, विधानसभा का, और नीचे की जो लोकल बॉडीज़ हैं नगर पालिका या ग्राम पंचायत, इन सब का चुनाव 3400 करोड़ रुपए में करवा सकते हैं। तो आप सोचिए कितने लाख करोड़ रुपए हमारे देश के सेव होते हैं अगर वन नेशन वन इलेक्शन को अडॉप्ट किया जाता है और माना जाता है। इसमें एक और सबसे बड़ी बात जो कही जाती है कि इस चुनाव में पैसे लगेंगे, तो चुनाव में पैसा ज़्यादा एकत्रित करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती हैं, जो इस बार बार चुनाव का सबसे बड़ा दुष्परिणाम है कि भ्रष्टाचार जो हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है। ये भ्रष्टाचार 2 स्तरों पे, चुनाव के लिए अगर पैसा इकट्ठा करना है तो या तो आप जनता से पैसा ले लीजिए, 20-20, 50-50 रुपये इकट्ठा कीजिए, जो कि पार्टियों को मज़ा नहीं आता, इतने उनके पास वर्कर्स नहीं होते हैं। वो बड़े बड़े उद्योगपतियों को पकड़ते हैं, उनसे बहुत मोटे मोटे रकम वसूल करते हैं और फिर चुनाव में जाते हैं। पूंजीपतियों का इंटरेस्ट ये होता है कि बाद में सरकार को भी उनके सामने उनके सहूलियत के हिसाब से पॉलिसी निर्धारित करनी पड़ती है और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना पड़ता है, भ्रष्टाचार में संलिप्त होना पड़ता है। आप किसी पूंजीपति से पैसा लेंगे तो उसको फ़ायदा पहुंचाना ही पड़ेगा। तो इस तरह से अगर कम पैसे में चुनाव होता है, बहुत सारे देशों में होता भी है, अमेरिका वगैरह में एक ही बार में चुनाव होता है, हमारे देश में भी होता था, लेकिन बाद में जब बहुत सारी सरकारें सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, सत्ता प्राप्त करने के लिए सत्ता में आने लगी तो वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे बिखरता गया। और जब पूंजीपतियों से पैसा नहीं लेंगे या चुनाव में कम पैसे खर्च कर होंगे तो हमारे यहाँ भ्रष्टाचार पे नियंत्रण का एक और मौका हमें दिखाई देता है सीधा सीधा। वन नेशन वन इलेक्शन का एक सबसे बड़ा फ़ायदा जो दिखता है और बताया जाता है कि जो पार्टियां बार बार लगातार इलेक्शनों में चुनाव के समय में ये जातिवाद, सांप्रदायिकता और दुनिया भर की बातें उठा के, चूँकि इनको पोलराइजेशन करना होता है जनता का, वहाँ पे धर्म के नाम पे, जातियों के नाम पे दुनिया भर का भेदभाव फैला के, दुनिया भर के कमेंट करके, आप जब भी देखते होंगे इलेक्शन जब नज़दीक आता है तो बड़े बड़े अजीब से स्टेटमेंट आने लगते हैं, कभी सनातन के विरुद्ध में तो कभी जातियों के नाम पे। किस तरह से समाज को बांटने का काम करती हैं पॉलिटिकल पार्टियां, वो चीज़ कंट्रोल की जा सकती है। कम से कम 5 साल में एक बार ही तो इतना विस्वमन होगा समाज में, उससे ये सबसे बड़ा फ़ायदा होगा कि 5 साल तक समाज में शांति रहेगी, आपसी वैमनस्य कम रहेगा और सरकारों को काम करने का पूरा मौका मिलेगा।
लेकिन इसमें 2-3 चीज़ें और जान लेनी बहुत ज़रूरी हैं। 2 तरह के चुनाव होते हैं हमारे देश में, एक होता है डायरेक्ट इलेक्शन, एक होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन। ये हो गई बात सारी डायरेक्ट इलेक्शन। राज्यसभा का चुनाव भी इनडायरेक्ट इलेक्शन में आता है, क्योंकि वो राज्यसभा के मेंबर्स को संसद के दोनों सदन मिलके बनाते हैं। इसी तरह से जैसे राष्ट्रपति का चुनाव हुआ या उपराष्ट्रपति का चुनाव है, ये दोनों इलेक्शन इनडायरेक्ट इलेक्शन है। या जो 6 हमारे स्टेट्स में विधान परिषद जहाँ पे हैं, उनमें भी जो इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन है, उसमें जनता को लाइन में लग के वोट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो डायरेक्ट इलेक्शन के लिए ये बात हो रही है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, ये सारे डायरेक्ट इलेक्शनों के लिए होगा, जो कि त्रिस्तरीय है, जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एक और जो सबसे बड़ी बात है इसमें कि हमारे देश में 2 इलेक्शन कमीशन है, एक सेंट्रल में इलेक्शन कमीशन होता है और एक होता है स्टेट का इलेक्शन कमीशन, और ये दोनों को 2 वोटर लिस्ट बनानी पड़ती है। सेंट्रल इलेक्शन कमीशन के वोटर लिस्ट को स्टेट इलेक्शन कमीशन नहीं मानता, स्टेट इलेक्शन कमीशन के वोटर लिस्ट को सेंट्रल नहीं मानता। तो ये दो बार एक्सरसाइज करनी पड़ती है, और हर 5 साल में चुनाव होते हैं, तो इनको बार बार एक्सरसाइज, हमेशा 24 आवर्स बहुत सारे सरकारी कर्मचारियों को वोटर लिस्ट पे काम करने के लिए लगे रहना पड़ता है। वोटर लिस्ट इसलिए अपडेट करनी पड़ती है कि बहुत सारे नए वोटर्स आ जाते हैं, बहुत सारे लोग जिसमें मर जाते हैं तो उनका नाम डिलीट करना होता है। तो इस तरह से एक देश एक चुनाव एक वोटर लिस्ट होनी चाहिए। हम पता लगता है कि लोकसभा में तो वोट डालने के लिए एलिजिबल हैं, और पता लगा कि हम जब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव में गए, जैसा कि मेरे साथ इस साल भी हुआ, या जो अपने ग्राम पंचायत का चुनाव होता है उसमें वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है। तो इस तरह के जो वोटर लिस्ट में बड़ी बार बार परेशानियां होती हैं उससे, और बार बार जो इतने सारे कर्मचारियों को लगा के सर्वे कराना, उनकी वोटर लिस्ट में नाम कटाना बढ़ाना, ये करना पड़ता है बार बार सरकारों को। और 2 तरह के, चूँकि इलेक्शन कमीशन है, 2 बार लगाना पड़ता है उन्हीं अधिकारियों को। इससे बहुत बार स्कूल कॉलेजों में पढ़ाने वाले जो शिक्षार्थी हैं, उनका बहुत सारा टाइम जाता है इन सब चीज़ों में, जिससे कि स्कूल की एजुकेशन और बहुत सारे सिस्टम प्रभावित होते हैं। तो इस तरह के सिस्टम से बचा जा सकता है 1 नेशन 1 इलेक्शन के माध्यम से। रहेगी 1 नेशन 1 इलेक्शन के विषय में जो भी अपडेट आती रहेगी वो हम आपको सामने ले आते रहेंगे। आज की वीडियो बस इतनी ही। वंदे मातरम, जय हिंद,